प्रीवियस क्लास हम लोग देखें कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, वेट नहीं, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में वेट देखे हम लोग, कॉन्टैक्ट फोर्स में नॉर्मल रिएक्शन देखें। आज और एक इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में देखेंगे, दैट इज कॉल्ड टेंशन इन ए थ्रेड। किसी थ्रेड में किसी को बांध के खींचोगे तो थ्रेड में एक टेंशन क्रिएट होता है ना, यू माइट हैव हर्ड अबाउट दैट टर्म। क्या है वो चीज, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। टेंशन इन ए थ्रेड, हम एक मासलेस रोप के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। थ्रेड मतलब समथिंग विच इज नो मास। रोप बोलने से मास है, रोप का अपना मास होता है, थ्रेड का कोई मास नहीं है, तो इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू कॉल कि मासलेस थ्रेड। चलो वो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हम अभी बात ये करेंगे उस रस्सी के बारे में जिसका कोई मास नहीं है। मास कैसे नहीं होगा सर, कोई चीज है तो निश्चय उसका कुछ मास होगा। हाँ है, पर इतना कम है कि हम इग्नोर कर सकते हैं। मान लो 10 मीटर लंबा थ्रेड है, मास है 2 ग्राम 5 ग्राम, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, पहला ये क्या है कि टेंशन इज ए फोर्स। आपको मालूम होगा कि टेंशन क्या है, इट्स ए फोर्स, फोर्स इन द थ्रेड। टेंशन का मतलब होता है फोर्स, मतलब फोर्स। अच्छा, आप थ्रेड लगा के किसी चीज को पुल कर सकते हो, पुश कर सकते हो। कैन यू पुश समथिंग यूजिंग ए थ्रेड? मैं एक थ्रेड लगा के तुमको पुश कर सकते हो? नहीं, ओनली पुल कर सकते हैं। थ्रेड्स कैन ओनली पुल, थ्रेड्स कैन ओनली पुल ए बॉडी। थ्रेड से किसी को पुल कर सकता है, पुश नहीं कर सकता, ठीक है। थ्रेड्स कैन ओनली पुल। टेंशन एट ए पॉइंट in a thread is defined as the force with which one section of thread is pulling the other section at that point. मैं आपको सारे छोटे छोटे टर्म के साथ एक्वेंटेड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप जान लो कि ये चीज़ें आपको बुक में स्टेटमेंट्स ऐसे नहीं मिलेंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टेंशन इन ए थ्रेड। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक थ्रेड है, ये एक थ्रेड है, आप इसको खींच रहे हो। मान लो कि कुछ 10 न्यूटन थ्रेड फोर्स में खींच रहे हो, तो स्ट्रेच हो गया। तो ये थ्रेड में टेंशन है कि नहीं? हाँ है। टेंशन मतलब जब भी थ्रेड टाइट है हम कहेंगे टेंशन है। अगर ये थ्रेड ऐसे स्लैक होके पड़ा होगा तो हम कहेंगे कोई टेंशन नहीं। तो कोई भी थ्रेड अगर टाइट है तो उसमें टेंशन है, स्लैक है तो टेंशन नहीं है, ये समझ में आता है। तो यहाँ पर जो थ्रेड है वो थ्रेड ऐसा है और ये 10 न्यूटन खींच के रखा है। पूछा गया बताओ एट दिस पॉइंट व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड। यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज द टेंशन एट दिस पॉइंट। ये पॉइंट में टेंशन क्या है? आप जानते हो कि टेंशन इज ए फोर्स। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो कौन सा डायरेक्शन में? फोर्स है तो एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा। बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। कैसे पता करेंगे? जैसे ये थ्रेड है, मैं दोनों तरफ से पकड़ के इसको खींच रहा हूँ, मिड पॉइंट में टेंशन है कि नहीं? थोड़ा ज्यादा टेंशन होगा तो टूट भी जाएगा, है नहीं? तो मिड पॉइंट में अगर टेंशन है तो किधर को है, कौन सा डायरेक्शन में? वो सोचने वाली चीज है। वो तब समझ में आएगा जब हमें समझ में आएगा टेंशन कहते किसको है। हम लोग तो खाली पीली बोल देते कि एग्जाम आया मैं टेंशन में हूँ, वो वाला टेंशन नहीं है ना। टेंशन तो हम लोग रॉन्गली यूज कर लेते हैं जनरल लाइफ में। क्या बोल रहा स्टेटमेंट? टेंशन एट ए पॉइंट इन ए थ्रेड इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ व्हिच वन सेक्शन ऑफ थ्रेड इज पुलिंग द अदर सेक्शन। अगर मुझे पता करना है टेंशन यहाँ पे कितना है तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो थ्रेड अरेंजमेंट है उसको लेके आऊँगा यहाँ पे,
लाने के बाद इसको मैं यहाँ से काट दूंगा और देखूंगा कि मैं जब इसको 10 न्यूटन में खींच रहा था, थ्रेड का ये वाला हिस्सा इसको खींच के पकड़ के रखा था, नहीं तो ये भाग जाता। नहीं, ये वाला हिस्सा इसको कोई एक फोर्स में इधर को खींच रहा था। नहीं, अब ये जब इसको इधर को खींचेगा, दिस बिकम्स द एजेंट, दिस बिकम्स द ऑब्जेक्ट। देन ऑब्जेक्ट विल आल्सो पुल द एजेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन विद सम फोर्स, है कि नहीं? ये जो फोर्स है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड टेंशन। डेफिनेशन देखिए, टेंशन एट ए पॉइंट इन ए थ्रेड इज डिफाइंड एज द फोर्स with which one section of thread is pulling the other section at that point। उसी पॉइंट पे एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को कितने जोर से खींच रहा है। ये थ्रेड मेरा ये अंगुली इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है कि नहीं? सो देयर इज सम टेंशन। समझ में आया? अगर मैं यहाँ से काट दूंगा तो ये ऐसे करके फिसल जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को पकड़ के रखे। जब ये थ्रेड एक दूसरे को ऐसे खींच रहे हैं, ये वाला सेक्शन ये सेक्शन को, ये वाला सेक्शन को इधर को खींच रहा है, ये वाला सेक्शन ये सेक्शन को इधर को खींच रहा है। जितने फोर्स में एक दूसरे को खींच रहे हैं एक सेक्शन, उनको कहते हैं टेंशन। क्या मेरी बात समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? क्या बता सकते हो, जब मैं 10 न्यूटन फोर्स में इसको खींच रहा हूँ, यहाँ पे टेंशन कितना होगा? थोड़ा ध्यान से अगर देखें तो हम देखेंगे कि जब 10 न्यूटन में खींच रहा हूँ, इधर बंधा हुआ है, ये थ्रेड चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ये तो बंधा हुआ है। थ्रेड नहीं चलेगा मतलब उसका ये वाला हिस्सा भी तो नहीं चलेगा। ये वाला हिस्सा क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि मैं खींच रहा हूं 10 में और ये सेक्शन इसको खींच रहा है इधर को, जो फोर्स में, उसको हम कहते हैं टी, टेंशन। तो टी कितना होने से ये मूव नहीं करेगा? टी मस्ट बी इक्वल टू 10 न्यूटन। तो पता चल गया कि टेंशन है 10 न्यूटन। हजम हो रहा है? बड़े बड़ों को हजम नहीं होता है। समझ में आया? तो क्या पता चला इस केस में? पता चला कि टेंशन इज हियर टी। टेंशन कितना है? इज 10 न्यूटन। चलिए, अगर समझ में आया दूसरे केस में बताओ। सपोज ये एक थ्रेड है, ये थ्रेड को मैं इधर खींच रहा हूं 10 न्यूटन में और थ्रेड को मैं इधर खींच रहा हूं 10 न्यूटन में। क्या बता सकते हो व्हाट इज द टेंशन एट द मिड पॉइंट? सोचो कितना टेंशन लग रहा है। क्या हम बताए जब भी थ्रेड टाइट है टेंशन है, लूज है तो टेंशन नहीं, टाइट है मतलब टेंशन है। जीरो कैसे हो सकता है? तरीके से सोचो क्या करना था। यहां का टेंशन क्या है? यहां का टेंशन ये है कि हमें पता करना है विथ व्हाट फोर्स वन सेक्शन इज पुलिंग द अदर सेक्शन। तो मुझे क्या करना है? मुझे इसको पहले काटना है और देखना है कि ये वाला सेक्शन को ये कितना जोर से खींच रहा है। जितने भी जोर से खींचेगा ये वाला सेक्शन इसको उतने ही जोर से खींचेगा। एक्शन रिएक्शन पे है कि नहीं? अब हम दोनों तरफ से 10-10 में खींच रहे हैं तो ये मूव करेगा क्या? मूव नहीं करेगा। ये मूव नहीं करेगा तो ये मूव करेगा क्या? ये भी मूव नहीं करेगा। ये क्यों नहीं मूव करेगा जब मैं खींच रहा हूं 10 में? अरे ये दूसरा वाला इसको खींच के रखा है ना, कितने में? टी में। तो टी कितना है? 10। Are you getting? Go as per the definition, तभी दिमाग की बत्ती जलेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी टेंशन 10 न्यूटन ही है, तो हम कहेंगे here टेंशन इज 10 न्यूटन। क्यों 10 न्यूटन हुआ? समझ में आया क्या? लॉजिक समझ में आया क्या? यस, क्योंकि नेट फोर्स जीरो नहीं होता तो मूव कर जाता। बड़ा वाला मूव नहीं कर रहा है तो नेट फोर्स जीरो है, तो छोटे वाले भी मूव नहीं कर रहा है। छोटे वाले को मैं खींच रहा हूं फिर भी मूव नहीं क्यों कर रहा है? क्योंकि दूसरा सेक्शन इसको पकड़ के खींच के रखा है। जितने फोर्स में खींच के रखा है उसी को कहेंगे टेंशन। क्या बात समझ में आया? अच्छा, टेंशन 10 न्यूटन इस केस में भी समझ में आया। कितना समझ में आया जानने के लिए मैं थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन दूंगा आपको। ये तो पहला वाला था एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पर ये एग्जाम्पल नंबर 2 ले लिया, एग्जाम्पल नंबर 3 लेता हूं। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक थ्रेड है, यहां से कोई एक ब्लॉक झूल रहा है और ये ब्लॉक का मास दिया है 4 kg। थ्रेड टाइट रहेगा कि लूज रहेगा? टाइट रहेगा, मतलब टेंशन है। कितना टेंशन है? टेंशन इन द थ्रेड। सोचो कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक क्यों यहाँ पे है? गिर क्यों नहीं रहा है?
क्यों गिरेगा? अरे ग्रेविटी खींच रहा है, ग्रेविटी खींच रहा है। अगर मास m है, ग्रेविटी जितने जोर से खींचा है उसी को कहते हैं वेट। सो दैट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट। और फील्ड फोर्स कितने फोर्स में खींचेगा? 4 इंटू जी mg। मास m का वेट कितना होता था? mg। तुम बोले तुम्हारा मास है 35 kg, वेट कितना है? 35 इंटू 10, 350 न्यूटन्स। अगर किसी को 350 न्यूटन का फीलिंग देना है तो बैठ जाओ उसके ऊपर, तो उसको पता चलेगा कि 350 न्यूटन होता कितना है। समझ में आया? अच्छा, 4g, जी का वैल्यू हम लोग 10 लेके करेंगे, 9.8 लेके कैलकुलेट करने में दिमाग बेकार का, एनर्जी खत्म हो जाता है। तो ये कितना हो गया? जी को 10 ले लिए तो 40 न्यूटन। समझ में आया? वो एंट्रेंस वगैरह है ना, हर जगह जी का वैल्यू 10 ही लेते हैं। ये स्कूल में माइनर क्लासेस में 9.8 ऐसे लेते हैं, है ना। अच्छा, ये 40 न्यूटन है। ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड ये ब्लॉक को पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? सोचने का नहीं है भाई, थ्रेड ओनली कैन पुल। थ्रेड किसी को पुश कर सकता है क्या? अगर ये थ्रेड काट देंगे ये गिर नहीं जाएगा, मतलब ये गिरने नहीं दे रहा है, मतलब खींच के रखा है कि पुश करके रखा है? खींच के रखा है। तो थ्रेड इज पुलिंग इट, कितने जोर से वो मालूम नहीं है, वही तो पता करना है। अब सोचो ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो टेंशन कितना है? 40 न्यूटन। ब्लॉक तो रेस्ट में है ना, तो हम कहेंगे एज ब्लॉक इज एट रेस्ट टेंशन इज 40 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? टेंशन कैसे निकालते हैं? हाँ, तो ये बात हो। टेंशन के बारे में एक चीज हमें समझ में आया, क्या है? पॉइंट नंबर 1, threads can only pull a body. A tension at a point in a thread is defined as the force with which one section is pulling the other section. At that point, point number 3 में चलेंगे। For a continuous thread, passing over smooth supports, tension is same at all points। सारा पॉइंट में टेंशन बराबर है। टेंशन इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। समझ में आया? तो हम देख रहे हैं क्या बोल रहा है कि अगर कोई कॉन्टिन्यूअस थ्रेड है, उसमें कोई कट नहीं है, नॉट नहीं है, नॉट मतलब गांठ नहीं है, गांठ पड़ जाता है तो बात बदल जाता है। तो कॉन्टिन्यूअस थ्रेड मतलब सोचो कि एक ही थ्रेड है, सिंगल थ्रेड, तो उसका हर जगह टेंशन बराबर होगा। जैसे जैसे मैं बताया कि ये एक थ्रेड है, इसको मैं अगर 10 न्यूटन फोर्स से इधर खींच रहा हूं तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा? 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, हर जगह 10 है कि नहीं? कहीं से भी ले लो, जो फंडामेंटल से हम लोग टेंशन निकाले सेम कंसेप्ट से निकालो तो हर जगह टेंशन 10 मिलेगा, है ना। तो टेंशन इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। नाउ सपोज आई गिव यू वन अदर बेटर एग्जांपल। सपोज ये कोई एक पुली है और ये पुली को हमने ऐसे बांध के रखा है और यहां पर मैं लिया हूं कोई एक थ्रेड, येलो थ्रेड, ये थ्रेड यहाँ पे है और ये थ्रेड को मैं यहाँ पे बांध दिया। अब क्या हुआ? थ्रेड ऐसे गया, ऐसे आया और यहाँ पे लगा है कोई एक ब्लॉक, मान लो 2 kg का ब्लॉक है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट इज ए 2 kg वाला ब्लॉक। अब ये थ्रेड में फंस गया पुली में। पुली समझ में आता है ना, कुएं से पानी निकालते हो पुली। हाँ हाँ, तो ये अभी मुझे पता करना है कि व्हाट इज टेंशन एट दिस पॉइंट। थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन तो किए थे। ये ब्लॉक में टेंशन यहाँ पर क्या होता था? जितना इसका वेट है 40 न्यूटन होता था। तो अब भी यहाँ पर भी जो 2 kg का ब्लॉक है वो तो फंसा हुआ है रेस्ट में। तो व्हाट इज द टेंशन हियर? चलो इस पॉइंट को ए कहेंगे, ये पॉइंट को बी कहेंगे। तो इस केस में आप कहोगे ये पॉइंट को चलो यहाँ पर ए, ये पॉइंट को बी, ये पॉइंट को सी कहेंगे।
तो कंसेप्ट कहता है कि टेंशन एट ए इज इक्वल टू टेंशन एट बी इज इक्वल टू टेंशन एट सी इज इक्वल टू 10 न्यूटन। यहाँ पे क्या कहेंगे, टेंशन एट ए इज इक्वल टू टेंशन एट बी इज इक्वल टू 2G और 20 न्यूटन। मतलब थ्रेड में हर जगह टेंशन बराबर होगा। समझ में आ रहा है? थ्रेड में हर जगह टेंशन बराबर होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? ये बात है, ये बात है, हर जगह टेंशन बराबर है। तो इन ए कंटिन्यूअस थ्रेड टेंशन इज सेम एट एवरी पॉइंट। मैं अगर ये फिगर को थोड़ा और भी खूंखार बना दूं तो मैं कहूंगा कि सपोजिंग हियर इज वन पुली, है ना, और हियर इज अनदर पुली, और सपोज हम कहेंगे कि ये वाला पुली थोड़ा इसके नजदीक है और हुआ यूं है कि ये वाला पुली जो है ये इसके ऊपर से थ्रेड ऐसे जा रहा है सपोज, और ऐसे करके ऐसे गया और ऐसे करके यहाँ पे आ रहा, और यहाँ पे दिया हुआ है कि हियर इज ए ब्लॉक। समझ में आया? अब दिया है कि ये इसको इधर से बांध दिया गया है, ये पुली को ऐसे बांध दिया गया है, ये पुली को ऐसे बांध दिया गया है, और ये ब्लॉक अगर हमारा 2 kg का है, दिस इज ए 2 kg ब्लॉक, एज यू सी हियर 2 kg का ब्लॉक है, तो हम क्या कहेंगे, टेंशन हर जगह बराबर होगा। यहाँ पे टेंशन ए में, बी में, सी में, हर जगह टेंशन बराबर होगा। कितना? वही 20 न्यूटन, बिकॉज इट इज ए कंटिन्यूअस थ्रेड। नहीं, कभी कभार तो लगता है कि नहीं हो सकता, लेकिन होता है। जैसे टू योर सरप्राइज आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, जिसको शायद फील करने के लिए आपको थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं फील करवा सकता हूं आपको। ये 1 है, ये 2 है। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। सपोज हम कहेंगे कि ये पुली है, और ये जो पुली है इसके ऊपर से कोई थ्रेड ऐसे जा रहा है, मान लो कि ऐसा करके कोई इसके ऊपर से जा रहा है, ये पुली है, ठीक है, दिस इज व्हाट इज द पुली। यस, अब ये पुली को मैं ऐसे बांध के झुला दिया हूं, और यहां पर झुला दिया हूं 2 kg का मास, और यहां पर झुला दिया हूं 5 kg का मास। हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है? फॉर ए कंटिन्यूअस थ्रेड पासिंग ओवर स्मूथ सपोर्ट्स टेंशन इज सेम। अब ये 5 kg वाला नीचे जाएगा, 2 kg वाला ऊपर जाएगा, फिर भी आप कहोगे कि टेंशन एट ए एंड टेंशन एट बी विल बी सेम। फिर भी आप कहोगे कि बिट नंबर 3 में देख रहे हैं, टेंशन एट ए एंड टेंशन एट बी दोनों बराबर है। कितने हैं हम बताने के लायक अभी नहीं है, लेकिन जो भी है बराबर है। लेकिन कैसे ऐसे हो सकता है? लग रहा है इधर 5 kg पड़ा है, इधर 2 kg पड़ा है। चलो तुमको थोड़ा फील करवाने की कोशिश करता हूँ। ये जो टेंशन है, अगर मैं थ्रेड को यहाँ से पकड़ लेता तो टेंशन कितना होता है? चलता नहीं, टेंशन होता 50 न्यूटन। अभी टेंशन 50 न्यूटन होगा कि उससे ज़्यादा होगा कि कम होगा जब ये गिर रहा है? सोचो, एक वेइंग मशीन ले लो, वेइंग मशीन को हाथ में पकड़े, उसके ऊपर 2 kg का वजन रखो, क्या रीडिंग दिखाएगा? 20 न्यूटन। अब अगर हाथ को ऐसे करके नीचे ले आओगे तो रीडिंग 20 न्यूटन दिखाएगा कि कम दिखाएगा? हल्का लगेगा कि नहीं लगेगा? है कि नहीं? हल्का लगेगा नहीं? हल्का लगेगा, मतलब ये 50 नहीं, 50 से कम दिखाएगा। अच्छा, अगर उसको ऐसे करके उठाने की कोशिश करोगे तो रीडिंग, आप किसी वेइंग मशीन पे खड़े हो जाओ, फिर पहले ऐसे बैठ जाओ, फिर से खड़े होने की कोशिश करो, देखो क्या हो रहा है? रीडिंग बढ़ रहा है, क्योंकि खड़े होने के लिए आप पुश करके चढ़ रहे हो ना, जितना वेट था और पुश करके भी चढ़ रहे हो, तो क्या हो रहा है कि और भी आपका
रीडिंग बढ़ जाता है। सिमिलरली ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर टेंशन 20 से ज्यादा होगा, ये नीचे जा रहा है यहाँ पर 50 से कम होगा और दोनों का बराबर होगा। समझ में आ रहा है? उस हिसाब से ये ऊपर नीचे जाएंगे, क्योंकि कितना जोर से नीचे जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई हाथ को जोर से नीचे लाएंगे बहुत हल्का हो जाएगा। 5 kg है, 2 kg है, बड़ा मास है तो बूम करके आएगा नीचे। अगर ये 2 kg है, 2.1 kg होता तो ये धीरे धीरे आता, थोड़ा सा करता। 50 kg कर देंगे तो भम करके गिरेगा, रहना रहा कोई फर्क नहीं पड़ता। उस केस में तो टेंशन और भी कम हो जाएगा। अरे मैं गेटिंग माई थिंग्स। हाँ, तो वही है, क्योंकि जब कोई चीज गिरता है, जैसे कोई मान लो फ्री फॉल कर रहा है, किसी वेइंग मशीन पे वही वजनदार चीज को लेके रख के छत से छोड़ दो, जब वो गिर रहा है और किसी तरह से देखो कैमरा लगा के क्या रीडिंग आ रहा है, आएगा 0। व्हेन यू आर अंडर फ्री फॉल यू हैव नो वेट। समझ में आ रहा है? वेट तो तब फील होता है जब तुम गिरना चाहते हो, कोई तुमको रोकने की कोशिश करता है तो दबा के, तभी फोर्स होता है। जब गिर रहे हो तो क्या वेट होगा? समझ में आ रहा है क्या? कौन सा केस का? देखो वेट तो वेट रहता है, जो 0 लगता है वो अपरेंट वेट है। हमें लगता है कि हमारा वेट 0 हो गया। अरे अर्थ ये पेन को खींच रहा है, मैं अगर रोक के रखूंगा तब ना मैं उसका वेट को फील करूंगा। मैं अगर पेन को, जब मैं ऐसे गिर रहा है, मैं अगर गिरने के लिए अलाउ करूंगा तो मेरे को वेट का कहां फीलिंग आएगा? मैं तो रोका ही नहीं है उसको। तुम भाग के मेरे तरफ आ रहे हो और मैं तुमको रोकने की कोशिश करूंगा तो एक फोर्स पाऊंगा। तुम जितने जोर से भाग के आ रहे हो उतनी जोर से मैं पीछे जा रहा हूं, तुमको हाथ लगा के रखा हूं, कोई फोर्स फील करूंगा क्या? नहीं करूंगा। सिंपल सा चीज है कि नहीं? ये तो मैं आपकी लेवल में आपको समझा दिया, आगे आगे चल के चीजें समझ में आएगा क्यों ऐसे होता है। समझ में आया? जो बड़ा बड़ा झूला आता है, झूले में तुम लोग झूलते हो, ऊपर जाते वक्त डर लगता है कि नीचे आते वक्त डर लगता है? नीचे आते वक्त डर लगता है, क्योंकि लगता है कि हमारा वेट गायब हो गया। हम हेवी होने जाने से स्टेबल फील करते हैं, क्योंकि जहां भी हेवी हो जाएंगे बैठ जाएंगे। ऊपर जाते वक्त हमको ज्यादा वजन लगता है, नीचे आते वक्त लगता है कि आई हैव लॉस्ट माय वेट। अरे कोई एक्सरसाइज तो नहीं किया, मेरा वेट कैसे कम हो गया? नहीं, वो लगता है, वेट घटा नहीं, वेट तो उतना ही है। कोई बॉडी गिर रहा है, उसका वेट कितना है? वही mg। अपरेंट वेट कितना है? 0। appears to be 0 but actually it is not 0। समझ में आ रहा है क्या? है क्या कि एक पर्टिकुलर लेवल पे तुम लोगों को बहुत ज्यादा समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे पास नेसेसरी बैकग्राउंड नहीं है। फिर भी मैं आपकी लेवल में आपको समझाने की कोशिश किया। समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, फीलिंग में आ रहा है ना? हाँ, नथिंग टू ब्लाइंडली एक्सेप्ट। तो टेंशन दोनों तरफ बराबर होगा। लेकिन अगर ये कंटिन्यूअस थ्रेड नहीं है, क्या हम कहेंगे? जैसे मैं केस को अभी बदल देता हूं, सपोज मैं कहूं कि यहाँ पे मान लो कि एक टेबल है, ये टेबल पे क्या हुआ है, ऐसे पुली लगा है, यहाँ पे पुली है ऐसे, यहाँ पे पुली है ऐसे, यहाँ पे लगा है कोई ब्लॉक और ये थ्रेड लगा है ऐसे, ये थ्रेड लगा है ऐसे, इधर से आया झूल रहा है एक ब्लॉक, इधर से आया झूल रहा है एक ब्लॉक। ये 2 kg का है, ये 3 kg का है और ये 1 kg का है। अभी ये पॉइंट को अगर हम A कहेंगे, ये पॉइंट को हम B कहेंगे, ये पॉइंट को हम C कहेंगे और इसको D कहेंगे, तो हमें समझ में आना चाहिए कि टेंशन एट A इज इक्वल टू टेंशन एट B, क्योंकि कंटिन्यूअस थ्रेड है। टेंशन एट C इज इक्वल टू टेंशन एट D, बट they are not equal to each other. Why? Because they are two different threads. In a continuous thread, tension has to be same at every point. क्या बात समझ में आया? तो टेंशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा चीज अभी जान गए। तो जितना चीज जाने उसके ऊपर कुछ कसरत करते हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा। चलो पता करते हैं। एक छोटा सा टर्म पढ़ते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या है? जिसको हम लोग FBD कहते हैं।
हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं एक्सटर्नल फोर्स किसको कहते हैं, इंटरनल फोर्स किसको कहते हैं, अभी पढ़ चुके हैं। एक्सटर्नल फोर्स किसको कहते हैं? You know, for a force to come into action, an agent must be there, an object must be there. If the agent is outside the object, force is external. Agent is inside the object, it is called internal. Free body diagram क्या है? It is the isolated body diagram where all external forces acting on the body are shown with appropriate direction and point of application. ये चीज को समझते हैं, ये चीज को समझते हैं क्या है। हम जानते हैं कि एजेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है और उसके चलते फोर्स का बहुत सारी इफेक्ट आता है सामने। जब कोई बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स आएगा, वो फोर्स उस बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट दिखाएगा, वो किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, फोर्स लगाएंगे तो अगर बड़ा फोर्स लगाएंगे तो जोर से मूव करेगा, छोटा फोर्स लगाएंगे तो धीरे धीरे मूव करेगा। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के ऊपर डिपेंड तो करता ही है। अगर लेफ्ट को फोर्स देंगे तो लेफ्ट को जाएगा, राइट को फोर्स देंगे तो राइट को जाएगा। मतलब डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी depends upon magnitude of force and direction of force, but that is not enough. There is a third quantity which is very important and generally hidden, सबको पता नहीं चलता है। वो क्या है? जैसे मैं आपको बताऊं, लिखते हैं इसको, समझा देता हूं फिर लिखेंगे। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक डंडा रखा हुआ है। अब ये डंडे के हम दो फिगर बना रहा हूं। मैं दोनों के ऊपर सेम फोर्स दूंगा, दो फोर्स दूंगा, दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, डायरेक्शन भी बराबर है। चलिए मैं इस डंडे के ऊपर एक फोर्स लगाया कुछ ऐसे, यहां पे कितना 10 न्यूटन फोर्स। सेम फोर्स मैं दूसरे डंडे के ऊपर भी लगाया, कहां? यहां पे। क्या आपको लग रहा है दोनों ही केस में डंडा का मोशन बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आल्सो सेम, लेकिन इस केस में ये डंडा तो सीधे इसे ऊपर जाएगा लेटरली, जबकि इस केस में ये तो इसे घूम जाएगा। तो सेम फोर्स आने से भी मोशन ऑफ द बॉडीज आर डिफरेंट। व्हाट इज डिफरेंट इन द टू केसेस? द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कौन सा पॉइंट में फोर्स आ रहा है? मैं कहूंगा मैं आपको 2 न्यूटन फोर्स से पुश कर सकता हूं। आप बोलेंगे हाँ क्या है, 2 न्यूटन तो बहुत कम फोर्स होता है। मैं गया आपकी आंख में पुश कर दिया, चलेगा? क्योंकि कहां पर पुश करूंगा मैं तो बताया नहीं था। अब बोले हाँ 2 न्यूटन कितना होता है, हल्का सा फोर्स है, लेगा पुश कर दो। पता चला मैं गया आंख में पुश कर दिया, पता चला ड्राकुला बन गया, आंख फट गया, है कि नहीं? तो मेरा कहने का मतलब है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पॉइंट में फोर्स आ रहा है। समझ में आ रहा ना? सो कोई भी फोर्स का किसी भी बॉडी के ऊपर इफेक्ट जानने के लिए हमें फोर्स का 3 चीज जानना जरूरी है। आगे चल के हम लोग ढेर सारे फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे और इन योर लाइफ टाइम कितने किस्म की फोर्स के बारे में पढ़ोगे। जब भी किसी फोर्स के सामने आएगा तो बताना, आपको तुरंत पता कर लेने चाहिए उस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। इनमें से कोई एक चीज अगर मिसिंग रहेगा तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, फोर्स को यूज नहीं कर पाओगे, है ना? तो क्या लिखेंगे? अब ये जो फोर्सेस है समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा ऐसा करता हूँ। ये जो फोर्स है इसको थोड़ा ऐसा ले लेता हूँ, ये गया ऐसे, ये कुछ ऐसा मूव कर गया, जबकि इस केस में ये ऐसा मूव नहीं करेगा, ये कुछ दूसरा मूव करेगा, ऐसा, ये मूव करेगा ऐसा, है कि नहीं? The motions will be different। इस केस में और पहला केस में जो मोशन हुआ वो डिफरेंट हो गया।
हुआ कि नहीं हो गया है ना? तो क्या कहेंगे? The effect of force on a body depends on magnitude, direction and point of application of force. Magnitude, direction and point of application of force. समझ में आया? थोड़ा ये फिगर को ढंग से नहीं कर देने से ना बाद में आपको कंफ्यूजन होगा। यस, समझ में? डिपेंड्स ऑन magnitude, direction and point of application of force. Magnitude, direction and point of application of force and point of application of force. मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या दिखाते हैं? हम दिखाते हैं इट इज द आइसोलेटेड बॉडी डायग्राम वेयर ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर शोन विथ अप्रोप्रिएट डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मैग्नीट्यूड नहीं दिखा पाएंगे, अप्रोप्रिएट डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक वाल ऐसा है जो हम थोड़ी देर पहले देखे थे, ये एक वाल है और चलो मानते हैं कि यहाँ पर कोई एक स्पीयर है जो कुछ ऐसा है, ये एक स्पीयर है और यहाँ पे कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कुछ ऐसा है। द इंक्लाइंड प्लेन इज लाइक दिस। अभी सोचे तो थोड़ा बढ़िया से सोचे तो ये जो स्पीयर अभी यहाँ पर रेस्ट में, कोई भी बॉडी रेस्ट में है का मतलब क्या है? क्या उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं आ रहा है? नहीं, फोर्सेस आ रहे हैं लेकिन सारा फोर्स मिलकर रिजल्टेंट जीरो है ना? खैर, मैं इस स्पीयर का फ्री बॉडी डायग्राम करूं, मैं आपको पूछूं कि बताओ ये जो स्पीयर है ये क्यों रेस्ट में है? तो कोई भी लेमैन क्या कहेगा कि ये स्पीयर, ये इंक्लाइंड प्लेन और प्लेन, ये वॉल के बीच में फंसा हुआ है, कैसे जाएगा? इसलिए नहीं जा रहा है। लेकिन ढंग से सोचो तो, अगर मैं यहां से वॉल को निकाल दूंगा तो ये स्पीयर गिर जाएगा। मतलब वॉल इसको पुश कर रहा था कि पुल कर रहा था? कहां पे पुश कर रहा होगा? जहां पर टच किया है, नहीं, जहां पर टच किया है वहीं पे पुश कर रहा होगा। और कैसे पुश करेगा? नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल टू द सरफेस। मान लो कि 25 न्यूटन फोर्स में पुश कर रहा है। मैं अगर ये वॉल को निकाल के उसी जगह 25 न्यूटन का फोर्स लगा दूंगा, ये बॉल हवा में रहेगा कि नहीं रहेगा? पक्का रहेगा। इट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स। सिमिलरली ये प्लेन निकाल देंगे तो ये गिर जाएगा। अब नहीं गिर रहा है मतलब ये प्लेन भी उसको पुश कर रहा है, नहीं, प्लेन भी उसको पुश कर रहा है। अगर 30 न्यूटन पे पुश कर रहा है, मैं प्लेन को निकाल दूंगा और वो फोर्स लगा दूंगा 30 न्यूटन का, तो ये हवा में लटका हुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? द बॉल इज नॉट एट रेस्ट बिकॉज ऑफ द वॉल एंड द प्लेन, it is at rest because the resultant of all forces acting on it is zero। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये बात है। तो अगर मैं इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम करना चाहूंगा तो क्या करना है? फ्री बॉडी डायग्राम का स्टेटमेंट में फिर से जाते हैं वापस। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? इट इज द आइसोलेटेड बॉडी डायग्राम। आइसोलेटेड मतलब बॉडी हर एक चीज के साथ कांटेक्ट में, उनसे आइसोलेट करो, कांटेक्ट छुड़वाओ। कांटेक्ट छुड़वाने से, जिससे कांटेक्ट छुड़वाया वो जो फोर्स दे रहा था वो फोर्स दे दो उसके ऊपर। समझ में आया? तो आइसोलेटेड बॉडी डायग्राम वेयर ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। बॉडी किसके ऊपर क्या दे रहा था उससे मतलब नहीं है। कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो उसके ऊपर जितने फोर्स आ रहे हैं उनका रिजल्टेंट जीरो है। वो किसके ऊपर कितना दे रहा है उससे कोई मतलब है नहीं। वो जो फोर्सेस दूसरे बॉडी के ऊपर दे रहा है उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। मान लो मैं हूं, मेरे को तुम इधर से ढकेल दो, ये इधर से ढकेल रहे, मैं रेस्ट में हूं, मैं तुम ढकेलने के कारण तुमको भी एक फोर्स दे रहा हूं,
इसको भी दे रहा हूं। मेरा दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करे, क्योंकि एक इसके ऊपर आ रहा है, एक उसके ऊपर आ रहा है, लेकिन तुम दोनों का फोर्स मेरे ऊपर आ रहा है, तो मेरा फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब क्या है, हमें क्या दिखाना है? एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर टू बी शोन विथ अप्रोप्रिएट डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब इस पॉइंट में, एट दिस पॉइंट ए देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉल में मुझे दिखाना है कि बॉल के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है, वो किसके ऊपर क्या दे रहा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो बॉल के ऊपर पॉइंट ए में एक पुशिंग फोर्स है कि पुलिंग फोर्स है? पुशिंग फोर्स है, और उसी फोर्स को तो नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। मतलब दी वॉल मस्ट बी पुशिंग इट विथ सम फोर्स। ऐसा इतना मोटा फोर्स कौन देता है? हाँ, the wall must be pushing it with a force like this। चलो कुछ नाम देते हैं इस फोर्स का, call it F at A। नहीं, दूसरा, ये इंक्लाइन प्लेन की बॉल को पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? पुश कर रहा है, तो दिस इंक्लाइन प्लेन must be pushing it something like this। चलो इस पॉइंट का नाम देते हैं B और कहते हैं कि ये फोर्स है FB। सपोज ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। We have to show all external forces acting by the body or on the body? On the body। But external force तो दो किस्म का होता है, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। निकालना काफी आसान है। देखो बॉडी को कौन कौन छू रहा है, जो छू रहा है एक फोर्स दे रहे होंगे। ये पॉइंट में छू रहा है, पॉइंट में छू रहा है, तो दो फोर्स हो गया। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है क्या? हाँ, ग्रेविटी तो है, सो तो इनहेरेंटली प्रेजेंट, तो इसके ऊपर एक ग्रेविटी फोर्स भी आ रहा होगा। कहां पे? एट द सेंटर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? जो कि उसका वेट है। समझ में आ रहा है? तो कितने तो फोर्स आया इसके ऊपर? 3? नहीं, फिर से वापस चलते हैं डेफिनेशन। क्या बोल रहा है? इट इज द आइसोलेटेड बॉडी डायग्राम। यस, I have isolated the body from the wall and the plane. Okay. Where all external forces acting on the body, all external means both contact and non-contact, acting on the body are shown with appropriate direction and point of application। ये फोर्स इस पॉइंट में आ रहा है, ये फोर्स इस पॉइंट में आ रहा है, और ग्रेविटी सेंटर पे आ रहा है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सही दिखा है। डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ये तो ऐसे पुश कर रहा था, लेकिन ये कुछ टेढ़ा दिख रहा है। कितना टेढ़ा दिख रहा है जानना जरूरी है। ऐसे दिखा देंगे कितना एंगल कर रहा है, ये 30, 45, 60 क्या है जानना तो चाहिए। चलिए दिमाग लगाते हैं कि ये जो फोर्स है FB वो कहाँ पे है भैया? ये यहाँ पे ऐसे है ना, और ये नॉर्मल है, मतलब ये एंगल कैसा है? 90 डिग्री। तो ये अगर 30 हुआ तो ये छोटा वाला एंगल कितना होगा? 60 होगा। समझ में आ गया कि दिस एंगल हैज टू बी 60 डिग्री। मतलब ये छोटा वाला जो है हर हैंडल के साथ क्या एंगल कर रहा होगा? 60 डिग्री। अब हम डायरेक्शन दिखा दिए। नाउ वी हैव शोन ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, बोथ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विथ अप्रोप्रिएट डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सर जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो एरो हेड है या फिर टेल है? अरे क्या बात है, तो फोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हेड में ना अप्लाई हो रहा है तो उस पे सर वो कुछ भी हो सकता है, हेड या फिर नहीं नहीं नहीं, हेड और टेल नहीं है। यहाँ पर कोई फोर्स आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो फोर्स ऐसा है। आप हेड को यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, क्या फर्क पड़ता है? इस पॉइंट पे फोर्स आ रहा है, इस पॉइंट पे फोर्स आ रहा है। हेड को यहाँ रखो, इस पॉइंट पे फोर्स आ रहा है, फोर्स इज एक्टिंग एट दैट पॉइंट। इधर कोई खींच रहा है, ये एरो मार्क दिखाने का मतलब ये डायरेक्शन ऐसा है नीचे की तरफ है, नॉट नेसेसरली एट द एंड्स। हाँ, जब किसी वेक्टर को हम ग्राफिकल फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द लेंथ रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। जबकि ये लेंथ वेट को नहीं दिखा रहा है, हम तो जस्ट खाली एरो मार्क दिए के बता रहे हैं कि हाउ द वेक्टर इज एक्टिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आप ऐसा एक फ्री बॉडी डायग्राम ट्राई कर सकते हो मैं देने से। ट्राई करो तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं दूंगा, सिंपल क्वेश्चन दूंगा। ये है कोई एक वॉल
चलिए थोड़ा सा सुंदर सवाल बनाते हैं। ये है कोई एक वॉल और ये है फ्लोर और ये है कोई एक ऐसा स्टेप है और ये ऐसा गया है। ये कोई एक फ्लोर ऐसा है, इसके बीच में हुआ यूं है कि कोई एक ये जो हमारा क्या कहते हैं ये सॉरी कोई लेडर या फिर कोई एक बार को हम लोग ऐसे सस्पेंड कर रखे हैं। कैसे? ऐसे रखें, दोनों के बीच में फंसा के रखें। ये यस, आप क्लियरली देख रहे हो कि बार फंस गया है, ये बार फंस गया है दोनों के बीच में, फंस गया। ठीक है, क्या आपको दिख रहा है कि ये बार इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है? अगर मुझे कोई पूछेगा कि बताओ भैया ये जो हमारा बार है इसका फ्री बॉडी डायग्राम में इसके ऊपर कितने तो फोर्स आएंगे, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दी बार। हम तो जानते हैं कि फोर्स तो दो किस्म के होते हैं, एक कांटेक्ट, दूसरा नॉन कांटेक्ट। देखो जहां जहां पर कांटेक्ट में वहां वहां पर फोर्स है, जहां पर नॉन कांटेक्ट फोर्स आएगा वो देख लेना कौन सा नॉन कांटेक्ट फोर्स आ रहा है। तो हमें अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम करना है। टू ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस, हमें इस बार को आइसोलेटेड करना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा कि क्या है वो फोर्स जो इसके ऊपर आ रहे हैं। व्हाट इज दैट फोर्स व्हिच इज कमिंग ऑन दिस। ठीक है, ठीक है, ये हो गई एक और ये हो गई दूसरा। अब इसके ऊपर पहले आप गिनती करो और बताओ हाउ मेनी फोर्सेस आर टू बी शोन इन द फ्री बॉडी डायग्राम। हाउ मेनी फोर्सेस आर टू बी शोन इन फ्री बॉडी डायग्राम। जहां जहां पर कांटेक्ट में है 4, यहां पर कांटेक्ट में ये एक फोर्स दे रहा होगा, यहां पर कांटेक्ट में ये भी दे रहा होगा, ये नहीं रहेगा तो ये फिसल जाएगा, ये भी दे रहा होगा। 3 हो गया, 3 तो क्या हुआ कांटेक्ट फोर्स, चौथा उसका वेट। वेरी गुड, बढ़िया समझ में आ रहा है तुम लोगों को। तो मैं कहूं कि जो फोर्सेस इसके ऊपर आ रहे हैं वो कुछ यहाँ पे है जो ऐसा है, यहाँ पे है जो ऐसा है, यहाँ पे है जो ऐसा है, और एक है वेट यहाँ पे है जो बीच में आता है। So there are 4 forces acting on it. Free body diagram has got 4 forces acting on it. और सारा फोर्स का डायरेक्शन के बारे में क्या बताए, कुछ राइट की तरफ, कुछ लेफ्ट की तरफ, कुछ डाउनवर्ड। तो डायरेक्शन क्या बताए, टेढ़ा मेढ़ा रहने से एंगल वगैरह बताते। क्या समझ में आ रहा है? चलो अगर समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको देता हूं। सपोजिंग हम कहेंगे कि देयर आर 3 सिलेंडर्स, ये है एक सिलेंडर और इसके नीचे 2 सिलेंडर, ये है दूसरा और ये है तीसरा। these are the 2 सिलेंडर्स। ठीक है, ये थोड़ा हाँ थोड़ा ढंग से करते हैं। ऐसा 2 सिलेंडर है और ये जो बॉडी है ये इसके ऊपर रखा हुआ है। तीनों सिलेंडर का साइज बराबर है और दिया यूं है, क्या दिया है? दिया है कि जो सिलेंडर से वो रेस्ट में है, लेकिन ऐसे कैसे रहेगा? रहेगा तो नहीं, ये तो फिसल जाएगा। हाँ नहीं फिसलेगा। क्या किए हम यहाँ पे ऐसे सपोर्ट दे दिए। ठीक है, ऐसा एक सपोर्ट दे रखे हैं हम, यहाँ पे एक सपोर्ट दे रखे हैं तो ये नहीं फिसलेगा। ठीक है, ये नहीं फिसलेगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है सिचुएशन? आर यू एबल टू फॉलो द सिचुएशन?
ये दो स्फीयर के सिलेंडर के ऊपर तीसरा सिलेंडर रखा हुआ है। तीनों सिलेंडर के बारे में पूरा जानकारी आपके पास है और दिया गया है कि ये जो सिलेंडर्स है ये ऐसे हैं, ये रेस्ट में है। मुझे ऊपर वाला सिलेंडर के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए और नीचे वाले के ऊपर चाहिए। I want to know the number of forces acting on A and B. ये है A और ये है B. How many forces are acting on A? How many forces are acting on B? They are all three similar cylinders. तीनों सिलेंडर एक जैसे के हैं। समझ लो बेटा, बाद में लिख लोगे तो बढ़िया रहेगा। हमें समझने पे थोड़ा मुश्किल होगा, अभी समझ लो। मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे एक सिलेंडर है जिसका रेडियस R है। इतना मोटा रेडियस क्यों होता है गधा? चल, यस, ये है एक सिलेंडर जिसका रेडियस R है। ये है दूसरा सिलेंडर, इसका भी रेडियस R है। ये है तीसरा सिलेंडर, इसका भी रेडियस R है। ऐसे करके दिया गया है। थोड़ा दिमाग वाले क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या बता सकते हो? A के ऊपर कितने टू फोर्स आ रहे हैं, B के ऊपर कितने टू फोर्स आ रहे हैं? हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन A एंड B? A के ऊपर कितने टू फोर्स आ रहे हैं? सोच के बताओ, A के ऊपर कितने आ रहे हैं? 3। वाई? बिकॉज कॉन्टैक्ट में होने के कारण 2 और उसका वेट A के ऊपर 3। B के ऊपर कितने फोर्स आ रहे हैं? A B के ऊपर एक फोर्स दे रहा है, B और ये वाल दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है। नहीं, लेकिन थोड़ा सोचेंगे तो B A को पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? B A को पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? A B को पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? ये भी B को पुश कर रहा है, ये भी उसको पुश कर रहा है। ये अगर B निकाल देंगे तो A गिर जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, B C को पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? आपको क्या लग रहा है? क्या B C को पुश कर रहा है? क्यों पुश करेगा? B तो खुद इधर को पुश होके बैठा है, ये इधर को पुश होके बैठा है। अगर इसके बीच में 3 पेपर ले लेंगे तो आराम से चले जाएगा, ही नहीं चलेगा? क्या ये दोनों एक दूसरे को फोर्स दे रहे हैं? क्या B C को खींचेगा? नहीं खींचेगा। सिचुएशन देखो, फील करो। और क्या B C को पुश करेगा इधर को? नहीं, वो तो खुद ही इधर को पुश है। अगर मैं इन दोनों के बीच में एक 1 मिलीमीटर का गैप रख दूंगा, ये दोनों के बीच में, तब भी सिस्टम रहेगा कि नहीं रहेगा? मतलब दे आर नॉट टचिंग ईच अदर। अब दिखा रहे हैं फिगर में कि टच कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? टच करने से एक दूसरे के ऊपर फोर्स होता है। मैं ये इसको टच किया, लेकिन मैं एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं दे रहा, दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर। समझ में आ रहा है क्या? तुम और तुम्हारे बगल में कोई दोस्त बैठा है, यू आर टचिंग ईच अदर, डू यू एक्सर्ट फोर्सेस? नो। वो अब तुम्हारे ऊपर झुक के बैठा है या तुम उसके ऊपर झुक के बैठो, तभी ना फोर्स होता है। नहीं तो हम कहीं तो जनरल तो पता है कि जब भी दो बॉडी एक दूसरे को टच करते हैं, दे एक्सर्ट फोर्सेस। हाँ, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा नहीं बोला गया था, फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 है इस केस में। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? When they are simply touching, are they exerting any force? क्या C को निकाल देने से B मूव कर जाएगा? नहीं, तो C B के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर B A के ऊपर, C A के ऊपर जो फोर्स दे रहा है वही फोर्स लगाएंगे और C को निकाल देंगे, तो बाकी तीनों, ये दोनों रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे? रह जाएंगे। मतलब B C के ऊपर फोर्स नहीं दे रहा है, ये फील करने वाली बात हुआ। समझ में? अच्छा, तो B के ऊपर कितने तो फोर्स आ रहा है? B के ऊपर ये कांटेक्ट के चलते एक फोर्स, ये कांटेक्ट के चलते एक फोर्स, ये कांटेक्ट के चलते एक फोर्स, 3 फोर्स नहीं, और ग्रेविटी 4। A के ऊपर 3। क्या हम फ्री बॉडी डायग्राम कर सकते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ A, चलिए लिखते हैं, थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ A का फ्री बॉडी डायग्राम करने की कोशिश करें, देखोगे बहुत मजेदार है A का फ्री बॉडी डायग्राम। A का जब फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो हम देखेंगे कि A के ऊपर कुछ इस पॉइंट में एक फोर्स आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा कि नहीं? ये B उसको पुश कर रहा है। इस पॉइंट में भी तो एक फोर्स आ रहा होगा, ऐसे। और क्या फोर्स आ रहा होगा? एक तो आ रहा होगा उसका वेट। लेकिन हम क्या बताए थे? व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? इट इज द आइसोलेटेड बॉडी डायग्राम। फिर ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर शोन with appropriate point of application and direction। डायरेक्शन वेट का क्या बताना है? ये तो नीचे की तरफ है, दिख रहा है,
लेकिन ये दोनों कुछ टेढ़े टेढ़े दिख रहे हैं। कितना टेढ़ा है बताना? नहीं, ये टेढ़ा दिख रहा है ना, कितना टेढ़ा है ये जानना जरूरी है, डायरेक्शन प्रॉपर्ली दिखाना है। मतलब हमें पता ये करना है कि व्हाट इज दिस एंगल। क्या मेरी बात समझ में आया? चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन में और ध्यान से देखिए। बी ने ए के ऊपर एक फोर्स लगाया, इस पॉइंट में लगाया। कौन सा फोर्स? ये वाला फोर्स। कैसे लगाया? नॉर्मल रिएक्शन। तो बी ए के ऊपर दिया नॉर्मल फोर्स। अगर नॉर्मल फोर्स देगा भाई, विल इट नॉट पास थ्रू द सेंटर? सी ने ए के ऊपर दिया, ये भी नॉर्मल फोर्स, विल इट नॉट पास थ्रू द सेंटर? यस। और ये दोनों को ऐसे जोड़ो तो दे आर आल्सो कमिंग लाइक दिस, क्योंकि ये आर है, ये 2r है। तो ये 2r, ये 2r, ये 2r, इज इट नॉट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल? तो व्हाट इज दिस एंगल कमिंग आउट टू बी? तो व्हाट इज दिस एंगल हियर एट व्हिच द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड? 60 डिग्री। समझ में आ रहा है कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है? तीनों का रेडियस बराबर था बोल के निकाल दिए, अलग अलग होते तो फिर और भी ज्योमेट्री लग जाता उसमें निकालने में। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बस इतना ही जानना है। इसके ऊपर हम करेंगे बहुत सारा चीज, लेकिन जानने के लिए बस उतना ही जानेंगे फ्री बॉडी डायग्राम में। क्या बात समझ में आया? अगला क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्री बॉडी डायग्राम और टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन को लेके न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं, ठीक है ना? बेसिक कंसेप्ट क्या रहेगा? जब भी कोई बॉडी रेस्ट में है, उसके ऊपर जितने फोर्सेस आ रहे हैं सारे का रिजल्टेंट 0 है। मतलब ऊपर की तरफ जितना फोर्स आ रहा होगा, नीचे को उतना आ रहा होगा, लेफ्ट को जितना आ रहा होगा, राइट को उतना ही आ रहा होगा। आर यू गेटिंग? ये बात है, समझ में आ रहा है? ये बात है। तो आज इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।